बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल बासित एडवोकेट कानून की निगाह चैनल के ज़रिए से आपको कानून से आगाही देता हूं और आपके हकूक़ के बारे में बताता हूं कि आपके क्या हकूक़ हैं और आपको वो हकूक़ किस तरह से हासिल हो सकते हैं। और आपको ये बताता हूं कि आप जो है वो अपने मसाइल के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करें। आज की जो मेरी वीडियो है वो विरासती मामलात से मुताल्लिक़ है, इनहेरिटेंस से मुताल्लिक़ है। और ये मसाइल जो है वो हम सब के साथ रोज़ाना होते हैं और जिसके साथ नहीं है तो उसे भी इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी वक्त जो है वो रोनुमा हो सकते हैं और मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस बारे में मैं आपको एक बहुत ही अहम बात ये बताऊं कि 2008 YLR 589 के अंदर ये डिसाइड हुआ है कि जब तक ये साबित नहीं होता कि इसका फ़िक़ा कोई और है, ये अहले तशी है या किसी दूसरे फ़िक़े से ताल्लुक़ रखता है, जब तक उसका फ़िक़ा जो है वो सुन्नी तस्लीम करा जाएगा। एक और अहम बात आपको मैं विरासत के मसाइल में ये भी बताता चलूँ कि विरासत का हक़ जो होता है वो कंटिन्यू राइट होता है। इसके अंदर लिमिटेशन बार्ड नहीं हो सकता। अगर आपने 5 साल 10 साल गुजार भी दिए हैं और अपना हक़ क्लेम नहीं किया है तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो अपने हक़ के लिए आप केस फाइल नहीं कर सकते, परेशान होते हैं। इस तरह के भी बहुत से मसाइल जो है वो मुझसे लोग डिस्कस करते हैं, पूछते हैं, चलते चलते कोर्ट में पूछते हैं लोग। तो मैं इसके लिए आपको बताऊं, किताब 1990 मीन्स 1990 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1 पर यह बात डिसाइड की गई है कि कंटिन्यूस राइट होता है विरासत के मसाइल में। और एडॉप्टेड चाइल्ड से मुताल्लिक लोग पूछते हैं, अच्छा मैं तो वही बात बता सकता हूँ आपको जो कानूनी तौर पर आपका राइट बनता है, जो आपका राइट नहीं बनता तो वो नहीं बनता। ये एक साहब ने पूछा था कि मुझे एडॉप्ट किया था तो मेरा जो है विरासत में हिस्सा किस तरह से मिलेगा, क्या मिलेगा। आपका विरासत में कोई हिस्सा नहीं है, आपको हिस्सा नहीं मिलेगा, आपका हिस्सा नहीं बनता है। एडॉप्टेड चाइल्ड से मुताल्लिक ये डिसाइड हुआ है 2014 PLD सिंध पेज नंबर 120 में कि एडॉप्टेड चाइल्ड को, जो गोद लिया हुआ बच्चा होता है, उसको किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर फैमिली के अंदर 6-7 भाई हैं और उन 6-7 में से कोई एक जो है वो गैर मुस्लिम हो जाता है, वो जो है काफिर हो जाता है, वो हमारे इस्लाम को छोड़ देता है, तो ऐसे शख्स को विरासत में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, वो विरासत के अंदर हकदार नहीं है। ये बात डिसाइड हुई है 2013 MLD 842 में। विरासत की जो जगह होती है वो किसी एक वर्षा के कब्ज़े में होने का मतलब ये है कि वो तमाम वर्षा के कब्ज़े में, और तमाम वर्षा है उसको उसके ऊपर अपना पोजीशन क्लेम कर सकते हैं कि वो हमारे पोजीशन में है। अच्छा, होता ये है कि जैसे भाई जो है वो उस प्रॉपर्टी के अंदर रिहाइश पजीर हैं और बहन जो है वो शादी होकर कहीं साहिवाल चली गई हैं, तो वो जो बहन है वो उसके ऊपर अपना जॉइंट पोजीशन क्लेम कर सकती हैं। वो ये कह सकती हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पोजीशन में है, मेरा भाई रहता है उसमें, हमारी विरासत की जगह है, और उसके वो जो हकूक़ होंगे वो उस तरीके से माने जाएंगे कि ये जैसे प्रॉपर्टी मेरे कब्ज़े में है। ये बात डिसाइड हुई है 2008 SCMR पेज नंबर 905 में। अच्छा, अगर बेवा दूसरी शादी कर लेती है तो पहले शोहर की जायदाद में उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, उसका हिस्सा जो होगा वो जो दूसरी शादी उसने की है उसमें मिलेगा। आप पहले से उस पर कोई कदगन नहीं लगा सकते कि जो है ये दूसरी शादी कर लेगी, भाई ये बात है, तो ये तो जो है वो लड़की जवान है, ये तो अब मेरे बेटे का इंतकाल हो गया तो ये दूसरी शादी करेगी, लिहाजा मैं इसको विरासत में हिस्सा ही नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है। वो अगर दूसरी शादी कर लेगी और उसके बाद विरासत में हिस्सा मांगेगी तो उसे वो हिस्सा नहीं मिलेगा। आप पहले से अपनी तरफ से ये सब कुछ नहीं सोच सकते। ये बात डिसाइड हुई है 2012 CLC पेज नंबर 218 में। अगर दी है शोहर ने बीवी को तलाक और उसका नोटिस जो है वो बीवी को मौसूल नहीं हुआ है, उसको तक तलाकनामा पहुंचा नहीं है, तो इस सूरत में क्योंकि उसे नोटिस नहीं पहुंचा है तो ये जो तलाक है ये हुई नहीं, ये कंप्लीट नहीं हुई है, और उस बीवी को जो है वो विरासत के अंदर हिस्सा मिलेगा। क्योंकि ये जो तलाक का मामला होता है ये इस तरह से होता है कि जब आपने किसी को डाइवोर्स दी तो वो जब तक उसकी नॉलेज में नहीं आएगी, जब तक उसके पास नहीं पहुंचेगी, तब तक वो जो तलाक है वो होती नहीं है। अच्छा, ये बात डिसाइड हुई है 2008 YLR 1256 पेज नंबर पर।
इसके अलावा कुछ लोगों के जो सवालात थे वो आकनामा से मुताल्लिक थे कि मैं जो है वो बच्चे से बहुत परेशान हूँ तो मैं उसे आक करना चाहता हूँ। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मेरे वालिद साहब जो है वो मेरी वाइफ से नाराज़ थे, मुझसे नाराज़ थे, तो उन्होंने मुझे आक कर दिया था, क्या मुझे हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसका जवाब जो है वो दिया गया है 2013 PLD लाहौर हाई कोर्ट पेज नंबर 409 में कि आकनामे की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। ये जो आकनामा बना देते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो मेरी खिदमत नहीं करता, लिहाजा मैं इसे अपनी जायदाद के अंदर हिस्सा नहीं दूंगा, मैं इसे आक करता हूँ, ये आक का जो है वो कानून हमारे इस्लाम के अंदर नहीं है। और मुसलमान होंगे और वो उसे आक करेंगे तो वो आकनामा नहीं माना जाएगा। फैमिली सेटलमेंट जो पार्टीज़ के दरमियान में हो जाती हैं और पार्टीज़ जो है वो आपस में इस बात को डिसाइड कर लेती हैं कि हम इस तरीके से मामलात को डिसाइड कर रहे हैं। एक बेटा जो है वो दुकान ले रहा है, वालदा जो है घर ले रही हैं, एक बेटी को जो है वो एग्रीकल्चर लैंड दे दी है। तो इस तरह की जो फैमिली सेटलमेंट है उस फैमिली सेटलमेंट का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी नहीं है। उसको जो है हमें कंसर्न रजिस्ट्रार से किसी और डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं है। ये बात डिसाइड हुई है 2004 SCJ पेज नंबर 843 में। और इंतकाल के बाद जो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम होती है सरकारी मुलाजमीन के लिए और दूसरे भी मुलाजमीन के लिए होती है कि ये ग्रुप इंश्योरेंस करवाया था हमने अपने एम्प्लॉइज़ का और अब ये ग्रुप इंश्योरेंस की रकम हमने देनी है, तो वो जो इदारा है वो अपनी मर्ज़ी से किसी को देगा क्योंकि वो एक ग्रांट होती है, उसके अंदर सक्सेशन का मामला नहीं आएगा। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये विरासत के उसूल के मुताबिक डिवाइड होगी, ये ऐसे नहीं होती है, ये दरअसल एक ग्रांट होती है। और ये बात डिसाइड हुई है PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट 731 में। अच्छा, अगर दादा से पहले बाप का इंतकाल हो जाए तो पोता दादा की जायदाद में वारिस होगा। इसके अंदर दरअसल जो फेडरल शरीयत कोर्ट का जो फैसला था कि दादा से पहले अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो दादा की जायदाद में पोते को हिस्सा नहीं मिलता है, वो फैसला जो है वो सेट असाइड कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और ये साइटेशन है 2007 UC 962 में, जिसके अंदर ये बात डिसाइड की गई है। किसी ने जो है वो अपने वालिद का कत्ल किया है, जायदाद के चक्कर में कत्ल भी होते हैं लोगों के, और जो है वो कत्ल करने के बाद बोलता है इसके अंदर विरासत के अंदर मेरा हिस्सा है, मुझे दो, तो कत्ल करने वाले को विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। उसने मर्डर किया है, उसने उसको नुकसान पहुंचाया है, उसका उस विरासत के अंदर हिस्सा नहीं मिलेगा, उसको कोई फ्रूट नहीं मिलेगा उसका। ये बात डिसाइड हुई है 1997 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 281 में। जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो ये देखना चाहते हैं कि सुन्नी और शिया फ़िक़े के अंदर किस तरह से विरासत के मसाइल के अंदर फ़र्क हैं और किस तरह से ये जो है वो चल रहे हैं, क्या क्या मामलात हैं, तो उनके लिए मैं एक किताब आपको बताता चलूँ। 2002 PLD सुप्रीम कोर्ट AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पेज नंबर 25, ये पढ़ने वालों के लिए सुन्नी और शिया कानूनी विरासत का फ़र्क बयान करती है। अच्छा, एक और अहम मौजू कि ऐसी बीवी जिसके बच्चे नहीं हैं उसे सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी में विरासत मिलेगी अगर अहले तशरीफ़ फ़िक़े के मुताबिक विरासत का तकसीम करा जाएगा। ये बात डिसाइड हुई है 2007 CLC 1840 पेज नंबर पर। अच्छा, इंतकाल के बाद जो बच्चा पैदा होता है, चाइल्ड इन वॉम, जो इंतकाल के बाद बच्चा पैदा हुआ है उसका विरासत में हिस्सा होता है, उसे विरासत के अंदर हिस्सा मिलेगा। ये बात डिसाइड हुई है 2007 PLD कराची पेज नंबर 197 में। सेफ डिपॉजिट लॉकर जो होता है, जिसके अंदर हम एक लॉकर लेके कुछ सोना जेवरात, अपनी नकदी, अहम कागजात उसमें जमा कराते हैं लॉकर के अंदर, तो उस लॉकर को खुलवाने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी, आगे चले हम, अगर मोटेशन में नाम ओमिटेड हो भी जाए कि भाई ऐसा करते हैं कि बहनों की शादियां हुई भी है पंजाब में और इंटीरियर सिंध में और ऐसी ऐसी जगह फत्तों की में कि उन्हें तो जो है इस बारे में कुछ मालूमात है नहीं, उन्हें तो पता नहीं है, तो उन्होंने जो है वो मोटेशन के अंदर उनका नाम ओमिटेड कर दिया, फिर भी इनहेरिटेंस में राइट बाकी रहेगा, वो इसको चैलेंज कर सकती है।
वो आके कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकती हैं कि मेरा जो है वो इसके अंदर राइट था और इन्होंने जो है वो म्यूटेशन कराई है, मेरा राइट जो है वो इसके अंदर से ख़त्म करा है। तो इस बात को डील करता है 2008 MLD पेज नंबर 4 और SCMR 2005 पेज नंबर 1690। अच्छा, कुछ लोग इस तरह के हमारे पास आ जाते हैं कि बस हम उनसे जो है वो क्या जवाब दें उनको और क्या बताएं। उनका कहना ये होता है कि यार मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे और ये मामला आते और वालिद साहब जो है वो उनके पास इतनी जायदाद है लेकिन वो अपनी जायदाद में से मुझे हिस्सा नहीं दे रहे, तो मुझे अपना हिस्सा चाहिए, वकील साहब कोई रास्ता बताओ। तो उनको रास्ता बताने का मेरा यही तरीका होता है कि आप यहाँ से उठो और सीधे साइड पर टर्न कर लो, रोड है, रोड से अपने घर चले जाओ। क्योंकि जब तक किसी का इंतकाल नहीं होता तो उसकी जो जायदाद होती है वो उसका मालिक होता है, विरासत तकसीम नहीं होती। आप विरासत में से अपना हिस्सा नहीं मांग सकते, ये गैर कानूनी है। ये बात अपने कानों में, अपने दिल में, अपने दिमाग में बिठा लो। अच्छा, तलाक देने के बाद एक आदमी ने तलाक दे दी और अभी जो है वो उसका इद्दत पीरियड चल रहा था। इद्दत पीरियड के दौरानिए में, जो कि आम तौर से समझ लें कि 90 डेज़ 3 महीने का जो इद्दत पीरियड चल रहा था, उस इद्दत पीरियड के दौरानिए में जिसने तलाक दी है उसका इंतकाल हो गया और इंतकाल होने के बाद विरासत तकसीम होने लगी। तो उस विरासत में ये बात कहना कि क्योंकि इसने तलाक दे दी थी लिहाजा इसका विरासत में कोई हिस्सा नहीं बनता, ये जो है वो गैर कानूनी बात है। उसका विरासत में हिस्सा बनता है, उसको विरासत में हिस्सा मिलेगा। ये बात डिसाइड हुई है PLJ 2014 लाहौर हाई कोर्ट पेज नंबर 340 में। और अगर कोई अपनी ज़िंदगी में वसीयत लिख कर दे देता है, ये जो है वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब को दे दिया जाए, ये जो है वो मस्जिद बैतुल हक को दे दिया जाए, ये जो है वो फलाना दारुल को दे दिया जाए, जो भी है चैरिटी के काम के लिए या किसी और काम के लिए कोई वसीयत लिख कर देता है, तो उसकी वसीयत मुसलमानों में सिर्फ़ और सिर्फ 1/3 जायदाद को तकसीम कर सकती है। इससे ज़्यादा के लिए वसीयत जो है वो कारामद नहीं है। मुसलमान जो है वो 1/3 जायदाद के लिए वसीयत कर सकते पाकिस्तानी कानून के मुताबिक। इससे ज़्यादा के लिए वसीयत कारामद नहीं है, इससे ज़्यादा के लिए वसीयत नहीं की जा सकती। ये बात डिसाइड हुई है 2012 YLR पेज नंबर 2132 में। अगर वसीयत जो है वर्सा में से किसी के हक़ में है, ऐसी वसीयत की गई है कि मेरे 4 बेटे हैं, 4 बेटों में से एक बेटे के हक़ में वसीयत कर दी है उसने, अगर वसीयत जो है वो वर्सा में से किसी के हक़ में है तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, हत्ता कि दीगर वर्सा वसीयत को कंटेस्ट कर लें, दीगर वर्सा को उसमें पार्टी बनाया जाए और जो वसीयत होती है इसका सूट फाइल करा जाए कि भाई ये वसीयत है, इस वसीयत के मुताबिक ये काम हमने करना है। तो उस वसीयत के अंदर जो है वो जो बाकी लीगल हेयर्स हैं उनको पार्टी बनाया जाए, वो कंटेस्ट हो, कंटेस्ट होने के बाद जो फैसला होगा उसके मुताबिक करा जाएगा। उसके बगैर जो वर्सा हैं उनमें से किसी के हक़ में दी गई वसीयत को माना नहीं जाएगा। ये बात डिसाइड हुई है 2000 CLC 709 में। मैं जो है वो आपको हिस्से बता देता हूँ कि किसको कितना हिस्सा मिलता है। अहम बात है कि लड़की के लिए हिस्सा है 2 लड़कियों के बराबर, जितना लड़की को मिलेगा उससे डबल लड़के को मिलेगा। अगर सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हों और 2 या 2 से ज़ायद हों तो उनको 2/3 हिस्सा मिलेगा, यानी 2/3 टोटल जायदाद का हिस्सा निकालकर उस हिस्से को इन सब में तकसीम करा जाएगा, ऐसा होगा। और अगर सिर्फ एक ही बेटी है तो उसे 1/2 यानी आधा मिलेगा, बकाया जो है वो दूसरे लीगल हेयर्स के अंदर तकसीम हो जाएगा। बेटा अगर एक ही वारिस होगा तो पूरे का वारिस हो जाएगा। सिर्फ एक ही वारिस है लेकिन बेटा है तो बेटे को 100% मिल जाएगा और किसी का उसमें कोई हक़ नहीं होगा। और अगर मैयत के वालिदैन ज़िंदा हों तो उनमें से हर एक के लिए 1/6 हिस्सा है अगर मरने वाले की औलाद है तो, और अगर मरने वाले की औलाद ही नहीं है तो माँ को 1/3 और बाप को 2/3, यानी वही डबल का हिसाब आ रहा है। और अगर औलाद नहीं है जबकि माँ बाप के अलावा बहन भाई हैं तो फिर माँ का हिस्सा और कम हो जाएगा, 1/6 हिस्सा रह जाएगा।
यानी हमने ऊपर बताया था 1/3, लेकिन अब जो है वो 1/6 हिस्सा रह जाएगा। एक और अहम बात कि विरासत को अपने इस्तेमाल में लाने से पहले 2 काम करने होंगे। ये कि अगर कोई वसीयत की है तो वो पूरी करनी होगी, और ये कि अगर कोई कर्ज़ा है तो वो अदा करना होगा। उसके बाद विरासत को अपने इस्तेमाल में लाया जाएगा। अगर नहीं बचेगी तो नहीं लाया जाएगा। ये इसका तरीक़ेकार होता है। और शौहर का हिस्सा बीवी के तरके में आधा है अगर कोई औलाद ना हो, यानी बीवी का इंतकाल हो गया, शौहर ज़िंदा है और उनके औलाद कोई नहीं है, तो बीवी की कोई औलाद नहीं है, तो शौहर को जो है उसकी जायदाद में से आधा मिलेगा। बाकी आधा जो होता है वो उसके भाई बहनों के अंदर तकसीम हो जाएगा। और शौहर का हिस्सा बीवी के तरके में से आधा है अगर कोई औलाद ना हो, बकाया निस्फ बीवी के भाइयों वगैरह को जाएगा। और अगर बीवी की औलाद है तो फिर 1/4 हिस्सा शौहर का होगा। और अगर शौहर मर जाए तो बीवी का हिस्सा है 1/4 अगर शौहर के कोई औलाद नहीं है। तो अगर औलाद होगी तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, और अगर शौहर के औलाद है तो फिर बीवी के लिए 1/8 हिस्सा है। ये जो है वो कानूनी तौर पर मुसलमानों के लिए हिसाब किताब जो है वो विरासत का है। और अगर कोई मर्द या औरत कलाला है, यानी ना तो उसके औलाद है और ना ही वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, तो एक भाई या एक बहन है तो हर एक को उसमें से 1/6 मिलेगा। और अगर एक से ज़्यादा हैं तो वो 1/3 में हिस्सेदार होंगे, यानी मुकम्मल जायदाद का 1/3 निकाल कर उनमें तकसीम कर दिया जाएगा। हमारे माशरे में लोग विरासत की रकम को लपेट कर रखते हैं और हुर्सा में तकसीम करने के बजाय कोई एक काबू कर लेता है। अगर 5 भाई हैं तो बड़े भाई ने काबू कर ली, वो कहता है कि मैं जो है इसकी विरासत को अपने काबू में कर रहा हूँ और दूंगा जब बच्चे बड़े होंगे, अभी तुम लोग जो है वो छोटे हो, अभी ये बात है, दूसरी बातें हैं। और जो है जबकि वो मेजर होते हैं, उल्टे सीधे बहाने बनाते हैं लोग कि इसके ऊपर कर्जा है और ये है, इस किस्म की नौयत है। कोई एक काबू कर लेता है और कहता ये है कि मैं उधार के पैसे देने के बाद तकसीम करूँगा, जिसमें सालों गुजार देते हैं, जबकि हर फैसला करने में तमाम वरसा की इजाज़त ज़रूरी होगी। लेकिन बदनीयती से तमाम जायदाद को कब्ज़े में ले लिया जाता है। हमारे माशरे में लोग विरासत की रकम को, जायदाद को, वो जो कपड़े की दुकान छोड़कर गया होता है उसको लपेट लपेट कर रखते हैं और जो है वो वरसा में तकसीम नहीं करते, और मुख्तलिफ बहाने बनाते हैं कि इसके ऊपर जो है वो मार्केट का कर्ज़ा है। मार्केट का कर्ज़ा तो होगा, ये कारोबार कपड़े का है। मार्केट का कर्ज़ा तो होगा, ये कारोबार इस चीज़ का है। तो वो जो है उसको मुख्तलिफ बहाने बनाकर लपेट लपेट कर रखते हैं। बड़ा भाई कब्ज़े में ले लेता है, वो छोटे भाइयों को उसका जो बन रहा होता है हक वो नहीं देता। अच्छा, दादा कब्ज़े में कर लेता है, वो जो है वो पोते को हक नहीं दे रहा होता। वो बोलता है कि भाई तुम अभी छोड़, अभी ये क्योंकि कारोबारी मामलात हैं, ये मैं संभाल रहा हूँ और इसके ऊपर उधार है। अच्छा, वो उधार क्योंकि कारोबारी मामलात का है, वो ज़िंदगी भर उतरेगा ही नहीं, उसके अंदर सालों लगा देते हैं लोग। इस तरह का एक माहौल बना हुआ है जो इस बात को लेकर चल रहा है कि क्योंकि विरासत तकसीम होती है उधार के पैसे चुकाने के बाद, लिहाजा अभी उधार के पैसे चुके ही नहीं हैं, अभी मैंने उधार के पैसे दिए ही नहीं हैं, तो भाई जब आप दोगे नहीं तो वो पैसे कहाँ से उतरेंगे। इस तरह से तो वरसा के अंदर कभी तकसीम होगी ही नहीं। ये दरअसल एक बेईमानी का तरीका है जो आम तौर से माशरे के अंदर राइज हो गया है, और करने वाले लोग ये समझते हैं कि हम जो है वो कोई इस्लामी काम कर रहे हैं। मैं बड़ा भाई हूँ तो उसके ऊपर कर्ज़ा था, अभी उसके कारोबार को मैंने संभाल लिया है, अभी उसके कारोबार से मेरा घर चल रहा है, मैं जो है वो अपने मामलात को चला रहा हूँ उससे, और इसके पैसे दूंगा। वो जो थे मार्केट के यार वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो भाई कारोबार है वो, उससे आप पैसे कमा रहे हो, वो बढ़ भी जाएंगे कम भी हो जाएंगे, तुम वरसा के अंदर जायदाद को तकसीम नहीं करोगे। ये बेईमानी का तरीका है। असल में होना ये चाहिए कि जो विरासत छोड़ी है मरहूम ने, उस विरासत के बारे में तमाम वरसा को पूरी मालूमात दी जाए, सब कुछ बताया जाए कि ये विरासत है, ये चीज़ें इसने छोड़ी हैं और इस विरासत को इस तरीके से
हमने रखना है और तुम्हारा इतना हिस्सा बनता है, तुम्हारा इतना हिस्सा बनता है, ये तुम्हारा हिस्सा है, ये तुम लो, ये इसका हिस्सा है, ये ले। सब अपना अपना हिस्सा आपस में तकसीम करें और जो उधार के पैसे हैं वो भी उनको बताए जाए वर्षा को, और उसके बाद वो आपस में मिलकर इस बात का फ़ैसला करें कि ये पैसे किस तरह से उतारने हैं और ये बेईमानी की सिचुएशन ना बनाने पाएँ। ऐसा ना हो कि एक आदमी ने सारे कारोबार को अपने कब्ज़े में ले लिया और बोलता ये है कि उधार की बजाय मैंने तो इस वजह से अपने कब्ज़े में लिया हुआ है, मैं तुम्हारा हिस्सा खाऊंगा नहीं। इसके अंदर सालों गुजार दिए और वो जो है कारोबार उसके कब्ज़े में, चीज़ें कुछ बेचता रहता है, कुछ खाता रहता है, अपना घर चलाता रहता है उससे। ये जो है वो कतन कानून के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, बेईमानी है। और जब उनसे कहा जाता है कि यार विरासत को तकसीम कर लो, जो विरासत की तकसीम का तरीका है, जो कुरान का तरीका है, तो वो कहते हैं अभी तो हमारे आंसू ही नहीं पूछे, अभी तो हम होश में ही नहीं आए हैं। अच्छा, कपड़े की दुकान पर जाके बैठा है बोल्टन मार्केट में, कपड़ा बेच रहा है वो, जब विरासत तकसीम करने का टाइम आता है तो बोलता है कि नहीं अभी तो हमारे आंसू नहीं पूछे हैं, अभी हमसे आप लोग जो है वो तकसीम की बातें कर रहे हो और मुझे छोड़ कर ना जा। इस तरह की बातें चलाते हैं वो आपस में। और ख़ास तौर से औरतों के साथ, बहनों के साथ लोग जो जुल्म करते हैं वो उनके सर के ऊपर हाथ रख देते हैं और उनको एक चादर पहना देते हैं और बोलते हैं कि तू हमारे घर आती रहेगी और ये बात है, और हम तुझे जो है वो ईद बकरा ईद पर पैसे देते रहेंगे और ख़र्चा देते रहेंगे और हम तुझे देते तो हैं और ऐसा करते हैं और वो करते हैं, अभी कुछ दिन रुक जा, अभी कुछ दिन रुक जा। लोगों के 20-20 साल, 30-30 साल इन मामलात के अंदर गुजर गए। वो क्या है, सिवाय बदनीयती के कुछ भी नहीं है। हकीकत ये है कि ये जो विरासत की प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल या इमूवेबल, वो इंतकाल के फ़ौरन बाद वर्सा की मलकियत बन जाती है। मालकान से पूछे बगैर उस प्रॉपर्टी के बारे में किसी भी किस्म का कोई फ़ैसला करना, कोई मामलात को तय करना, इवन ये है कि जो फुनरल एक्सपेंसेस हैं, जो मैयत को आपने तदफीन करनी है, जो उसको कफन पहनाना है आपने, जो आपने उसको गाड़ी करनी है, जो दूसरे मामलात करने हैं, उसकी तदफीन करनी है, वो भी जो है वो वर्सा आपस के अंदर एक बात को डिसाइड करें, आपस में बात करें मशावरत से कि भाई ये काम इस तरह से करेंगे, इसमें हम इतना खर्चा करेंगे। लोग जो है इतने जालिम हैं कि उसका जो है वो फुनरल एक्सपेंसेस के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया और वो जो यतीम बच्चे हुए थे उनको पैसे देने से कासिर हैं। कह रहे हैं भाई हम आपको पैसे कहाँ से दें, वो तो एक्सपेंसेस होगा इतना ज़्यादा, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, क्यों करा है तूने ये खर्चा। उनसे पूछा था, अगर उनसे पूछे बगैर तूने ये खर्चा करा है तो तेरी जेब के ऊपर आना चाहिए ये खर्चा, बाकी वर्षा से पूछे बगैर ऐसा नहीं करा जा सकता। और इस मामले में मैं आपको एक बेहतरीन किस्म का मशवरा दूं कि विरासत को जो है वो उनके वर्षा को दे दिया जाए, उनको एक एक चीज़ बता दी जाए कि ये प्रॉपर्टी है, तमाम वर्षा को बिठा के उनको समझाया जाए, उनको दी जाए और उनकी मशावरत से अगर किसी का उधार है या जो भी मामला हैं उसको करा जाए और इस तरह से बेईमानी से बचा जा सकता है। अच्छा, मैं आपको एक बहुत अहम बात इसके अंदर ये बताऊं कि इस बात को सुपीरियर कोर्ट्स ने भी डिसाइड किया है 1997 CALC 152 में। इस बात को कोर्ट ने ऐसे डिसाइड किया है कि जब तक वर्षा ने विरासती हक हासिल नहीं कर लिया तब तक वर्षा से उधार के पैसे नहीं मांगे जा सकते। अगर मरने वाले ने कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी तो वर्षा उधार के पैसे लौटाने के भी जिम्मेदार नहीं है। अब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती है। अगर उसकी विरासत जो है उसमें से उधार के पैसे दिए जा सकते हैं, आप उसमें से उधार के पैसे दो। अगर उसकी विरासत नहीं है तो आप उधार के पैसे नहीं दो, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। ये जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी कब्र पे खड़े होकर बोलते हैं कि भाई जिसका भी कोई उधार निकलता हो मुझसे आके ले। वो उसका भाई बोल रहा है, उसका बाप बोल रहा है। जब वो पीछे जाते हैं उधार वाले कि भाई तूने बोला था ना, ला दे 20 लाख रुपए इसके ऊपर मेरे उधार हैं, तो वो कह रहा यार मैं कहाँ से दूँ, मैं तो नहीं दे रहा, मैं तो बोला अपना मकान बेच, बोले उसके अंदर मेरे घर वाले रहते हैं। भाई अब आपने जब ये ऐलान कर दिया कि मैं जिम्मेदार हूँ तो ये तो एक्नॉलेजमेंट आ गई ना, उसके बाद तो आप जिम्मेदार हो गए कि जो कुछ भी निकलता है
मैंने मान लिया कब्रिस्तान में खड़े होके कि मैं पैसे दूंगा, तो भाई आप पैसे दोगे। आप ये ऐलान नहीं करो। जब आप ये ऐलान नहीं करोगे, आप एक्नॉलेजमेंट नहीं करोगे, तो जो उसने जायदाद छोड़ी है उस जायदाद में से जो उसका उधार का पैसा बनता होगा वो आपकी देने की जिम्मेदारी है, और उसके अलावा पैसे देना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अच्छा, ये जो विरासत का मौजू है, क्योंकि ये बहुत अहम भी है और इसके अंदर और भी कुछ अहम बातें हैं, तो हम जो है इसके ऊपर कम से कम हमें 8-10 वीडियोस बनानी पड़ेंगी। अभी उस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है, तो इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे। आप जो है वो मज़ीद वीडियोस अगर देखना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।